सोनापुर गांव में उस साल बारिश कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। खेतों के लिए तो ये अच्छी खबर थी, लेकिन छोटे दुकानदारों और मजदूरों के लिए मुसीबत बन गई थी। गांव के बस स्टैंड के पास रघुनाथ की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। सुबह से शाम तक वहीं उसकी दुनिया बसती थी। उस दिन भी वह दुकान के बाहर खड़ा होकर सड़क की तरफ देख रहा था। तेज बारिश के कारण पूरा बस स्टैंड खाली पड़ा था। हे भगवान, अगर यही हाल रहा तो घर कैसे चलेगा। तभी उसका दोस्त हरिया छाता संभालता हुआ वहां पहुंचा। अरे ओ रघुनाथ, जिंदा है कि नहीं? रघुनाथ ने सिर उठाकर देखा। अरे हरिया, आओ आओ भाई। भीगता हुआ हरिया दुकान के अंदर आया और पास वाली बेंच पर बैठ गया। क्या हाल है रे? कई दिनों से दिखा नहीं। रघुनाथ फीकी मुस्कान के साथ बोला। हाल मत पूछ भाई, बारिश ने तो पूरा धंधा चौपट कर दिया है। सच कह रहा है, पहले यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती थी और आज पूरी दुकान खाली पड़ी है। सुबह से अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया। एक भी नहीं? नहीं भाई, लोग तो घरों में बैठे हैं। इतनी बारिश में बाहर निकलेगा भी कौन। हरिया कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, चल पहले एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय पिला, बारिश में ठंड लग रही है। रघुनाथ मुस्कुराया। चाय तो अभी बनाता हूँ, कम से कम तू तो ग्राहक बनकर आया। दोनों हंस पड़े। कुछ देर बाद रघुनाथ ने गर्मा गर्म चाय का कप हरिया के सामने रख दिया। हरिया ने एक घूंट लिया और आंखें बंद कर ली। वाह, मजा आ गया। तेरी चाय का स्वाद आज भी वैसा ही है। स्वाद से पेट नहीं भरता भाई, ग्राहक ही नहीं आ रहे। हरिया फिर चाय पीने लगा। अचानक उसे कुछ याद आया। अरे यार, अभी चाय पीते पीते एक बात दिमाग में आई। अगर इस चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाते ना, तो मजा दोगुना हो जाता। रघुनाथ हंस पड़ा। पकौड़े? और वो भी इस बारिश में? अरे बारिश में ही तो सबसे ज्यादा बिकेंगे। लेकिन कौन से पकौड़े? पनीर के पकौड़े। हाँ, सोच जरा, बाहर बारिश हो रही हो, हाथ में गरम चाय हो और साथ में कुरकुरे पनीर के पकौड़े, कौन मना करेगा? रघुनाथ सोच में पड़ गया। बात तो तेरी सही लग रही है। हरिया उत्साहित होकर बोला। सही क्यों नहीं लगेगी? आजकल लोग सिर्फ पेट भरने नहीं, स्वाद के लिए भी पैसे खर्च करते हैं। लेकिन गांव में चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? बस स्टैंड पर रोज कितने लोग आते जाते हैं, कोई यात्री, कोई मजदूर, कोई किसान, सबको बारिश में गर्म चीज चाहिए। रघुनाथ अब ध्यान से सुन रहा था। हरिया बोला, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? चाय तो तेरी पहले से मशहूर है, अगर उसके साथ बढ़िया पनीर पकौड़े मिल गए तो लोग खुद चल कर आएंगे। रघुनाथ की आंखों में हल्की चमक आने लगी। सच कहूँ हरिया, तेरी बात सुनकर पहली बार लग रहा है कि शायद कुछ हो सकता है, लेकिन शुरुआत कैसे करूं? थोड़ा पनीर खरीद, थोड़ा बेसन खरीद और कल से शुरू कर दे। रघुनाथ ने सिर झुका लिया। काश बात इतनी आसान होती। हरिया समझ गया कि कुछ परेशानी है। क्या हुआ हरिराम? मेरी बात सुनते ही तुम्हारा चेहरा उतर क्यों गया? घर की हालत बहुत खराब है भाई। जो थोड़ी बचत थी वो भी खत्म हो गई। राशन के पैसे तक मुश्किल से बचे हैं। रघुनाथ कुछ सोचने लगा। हरिया उठ खड़ा हुआ। देख रघुनाथ, आदमी तब हारता है जब कोशिश करना छोड़ देता है। और अगर पैसों की ही दिक्कत है तो तू मुखिया जी से बात क्यों नहीं करता? गांव में सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर है तो वो मुखिया जी ही है। तू उन्हें सारी बात बता, देखना वो तेरी मदद जरूर करेंगे। मेरी मान, आज ही जाकर बात कर, मौका हाथ से निकल गया तो पछताएगा। ये कहकर हरिया अपने घर की ओर निकल गया। हरिया के जाने के बाद हरिराम के मन में पूरे दिन वही बात चलती रही। शाम को दुकान बंद करके वह घर पहुंचा। जैसे ही अंदर गया, सीता ने पूछा, आज कुछ कमाई हुई? कमाई तो नहीं हुई, लेकिन शायद कमाई का रास्ता मिल गया। क्या मतलब? बैठो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। आज हरिया आया था दुकान पर। उसने ऐसी बात कही जो मेरे दिमाग में पहले कभी आई ही नहीं। बोला, बारिश में सिर्फ चाय बेचकर कुछ नहीं होगा, चाय के साथ पनीर के पकौड़े बेच। सीता कुछ पल तक उसे देखती रही। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। मुझे भी यही लगा। अगर आपको ये सही लगता है तो कल से ही शुरू कर दीजिए। रघुनाथ हल्का सा हंस पड़ा। यही तो समझ नहीं आ रहा, जेब खाली है और नया काम पैसों के बिना शुरू नहीं होता। सीता कुछ देर तक चुप रही, फिर अंदर जाकर एक पुराना डिब्बा लेकर आई। उसने डिब्बा खोला और पैसे गिनने लगी। पूरे घर में सिर्फ 70 रुपए बचे हैं। इससे तो आधा सामान भी नहीं आएगा। लगता है किस्मत फिर मजाक कर रही है। रास्ता दिखाया भी तो बिना सहारे का। तभी बाहर से किसी ने जोर से आवाज लगाई। अरे रघुनाथ भैया, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। रघुनाथ बाहर निकला। सामने दूध वाला शंभू खड़ा था। एक जरूरी बात थी, इसलिए चला आया। बोलो शंभू, क्या बात है?
का हो भैया, दूध के 8 दिन के पैसे अभी तक बाकी हैं। कल शहर जाना है तो सोचनी कि आज हिसाब कर लेते हैं। 2 दिन और रुक जा, मैं खुद तेरे घर पहुंचा दूंगा। भैया, मन तो मेरा भी यही कर रहा है, लेकिन क्या करूं, इस बार मैं भी बड़ा लाचार हूँ। ऐसी क्या मजबूरी आ गई? क्या बताएं भैया, डेयरी वाले साफ कह दिए हैं, पहले पुरान हिसाब चुकता करो तबे दूध मिलेगा। अगर आज पैसा नहीं ले गया तो कल से एक बूंद दूध भी नहीं देंगे। रघुनाथ कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। ठीक है, कल तक इंतजाम करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो भैया, तोहरे ऊपर भरोसा है, यही खातिर आखिरी बेर कहे जात है। शंभू वहाँ से चला गया। रघुनाथ वापस घर के अंदर आया। क्या कह रहा था? अरे दूध वाला शाम था, कह रहा था कि अगर कल तक दूध के पैसे नहीं मिले तो परसों से एक बूंद दूध भी नहीं देगा। अब क्या सोच रहे हो? अब सोचने का वक्त खत्म हो गया। कल सुबह सबसे पहले मुखिया जी के घर जाऊंगा। भगवान करे वो तुम्हें खाली हाथ वापस ना भेजें। रघुनाथ पूरी रात सो नहीं पाया। उसे बार बार यही डर सता रहा था कि अगर कल मुखिया जी के घर से खाली हाथ लौटा तो घर कैसे चलेगा। अगली सुबह बारिश थोड़ी धीमी जरूर हुई थी, लेकिन बादल अब भी पूरे आसमान पर छाए हुए थे। रघुनाथ जल्दी उठा, जल्दी जल्दी तैयार हुआ और बिना नाश्ता किए ही घर से निकल गया। सीता उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। खाली हाथ मत लौटिएगा, आज भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। कोशिश पूरी करूंगा, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। रघुनाथ तेज कदमों से मुखिया के घर की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में वह वहां पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, वह अचानक रुक गया। गांव का मशहूर होटल मालिक भैरव सिंह बैठा हुआ था। उसके साथ उसका नौकर कालू भी खड़ा था। भैरव ने रघुनाथ को देखा और हल्की मुस्कान दे दी। अरे वाह, आज तो लगता है सूरज पश्चिम से निकला है। रघुनाथ भी मुखिया जी के दरबार में आ पहुंचा। राम राम भैरव जी। अरे राम राम छोड़, ये बता दुकान बंद हो गई क्या, या फिर उधार मांगने चला आया है? रघुनाथ ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। तभी मुखिया जी बाहर आ गए। अरे रघुनाथ, आओ बेटा, काफी दिनों बाद आए हो। प्रणाम मुखिया जी। खुश रहो रघुनाथ, बोलो कैसे आना हुआ? रघुनाथ कुछ पल चुप रहा, फिर हिम्मत करके बोला, मुखिया जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। किस बात की मदद? मुखिया जी, आपको तो पता ही है, इस बरसात ने सबका धंधा चौपट कर रखा है। दुकान बिल्कुल नहीं चल रही। सोच रहा हूँ कोई नया काम शुरू करूँ, लेकिन मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुखिया जी ध्यान से उसकी बात सुनते रहे। कितने रुपए चाहिए? ज्यादा नहीं मुखिया जी, बस 2000 रुपए मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। भैरव जोर से हंस पड़ा। 2000 रुपए? अरे रघुनाथ, पहले अपनी चाय तो ठीक से बेच ले, फिर इतने बड़े बड़े सपने देखना। अरे भैरव, इसे अपनी बात पूरी करने तो दो। भैरव चुप हो गया। रघुनाथ, नया काम क्या शुरू करना चाहते हो? मुखिया जी, बरसात के मौसम में मैं चाय के साथ पनीर के पकौड़ों का धंधा शुरू करना चाहता हूँ। मुखिया जी मुस्कुराए। बुरा विचार नहीं है। भैरव फिर बीच में बोल पड़ा। मुखिया जी, गांव में हर दूसरा आदमी दुकान खोल लेगा तो चलेगा कैसे? व्यापार बच्चों का खेल नहीं होता। सही कहा आपने, लेकिन कोशिश करने पर किसी का टैक्स नहीं लगता। भैरव का चेहरा उतर गया। कालू धीरे से हंस पड़ा। भैरव ने उसे घूर कर देखा। रघुनाथ, अगर मैं तुम्हें पैसे दे दूं तो उन्हें वापस कब तक करोगे? मुखिया जी, जिस दिन मेरा काम चल पड़ा, सबसे पहले आपका उधार ही चुकाऊंगा। मुखिया जी कुछ पल सोचते रहे, फिर उन्होंने रघुनाथ को रुपए दे दिए। उसी पल भैरव के मन में एक ऐसा विचार आया जो आगे चलकर रघुनाथ की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। रघुनाथ ने पैसे संभालकर जेब में रख लिए। भैरव सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। रघुनाथ पैसे लेकर घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही सीता दौड़कर उसके पास आई। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। पैसे मिल गए गीता। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब देर मत कीजिए, आज से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में रघुनाथ बाजार के लिए निकल गया। उसने पनीर, बेसन, मसाले और बाकी जरूरी सामान खरीदा। शाम तक दुकान पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। अगली सुबह बारिश फिर शुरू हो गई, लेकिन इस बार रघुनाथ के चेहरे पर डर नहीं था। उसने चूल्हा जलाया, तेल कढ़ाई में डाला और पहला पकौड़ा तलना शुरू किया।
कुछ ही देर में खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। पहला ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते दुकान पर भीड़ लग गई। अरे बेटा, ये तो तूने बहुत बढ़िया किया। इस बारिश में चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ों का मजा ही कुछ और है। बाबा, ये सब बस आप लोगों की ही देन है। चलो बेटा, 2 प्लेट पैक कर दो। रघुनाथ तेजी से काम करने लगा, लेकिन दूर खड़ा भैरव ये सब देख रहा था। उसकी मुट्ठी कस गई। लगता है इस रघुनाथ के पंख निकल आए हैं। अब उसके पंख काटने का वक्त आ गया है। क्यों कालू, तुम्हें याद है ना आज रात क्या करना है? कालू ने सिर हिलाया। रघुनाथ को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी मेहनत की ये पहली सफलता किसी की आंखों में चुभने लगी है और अब उसकी जिंदगी में असली तूफान आने वाला था। रात गहरा चुकी थी। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रघुनाथ दुकान बंद करके घर लौट आया। सीता ने जल्दी जल्दी खाना परोसा। आज तो कमाल हो गया, इतनी भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी। कल से सामान ज्यादा खरीदना होगा। आज तो दोपहर में ही सारा पनीर खत्म हो गया। बस ऐसा ही हमेशा चलता रहे। भगवान करे हमें कोई और परेशानी ना हो। दोनों ने खाना खाया और थोड़ी ही देर में सो गए। उन्हें क्या पता था कि उसी रात उनकी किस्मत करवट लेने वाली है। उधर भैरव अपने कमरे में बैठा था। कालू उसके सामने खड़ा था। आज उसकी दुकान पर भीड़ देखी? हाँ मालिक, लोग तो टूट पड़े थे। अगर इसका धंधा ऐसे ही चलता रहा तो मेरा होटल खाली हो जाएगा। कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो क्या करना है? आज रात रघुनाथ की दुकान का नामो निशान नहीं बचना चाहिए। जाओ, पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दो। और सुनो, ऐसा काम करना कि पीछे कोई सबूत न छूटे। कालू समझ गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। समझ गया मालिक, कोई सबूत नहीं बचेगा। बस इतना याद रखना, सुबह होने तक उसे जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। कालू ने सिर हिलाया और वहां से निकल गया। रात के अंधेरे में कालू चुपचाप रघुनाथ की दुकान की तरफ बढ़ा। बारिश इतनी तेज थी कि पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई दिखाई नहीं दिया। धीरे से दुकान का ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। उसने तेल की बोतल उठाई, पूरी दुकान में तेल छिड़क दिया। फिर जेब से माचिस निकाली, एक तीली जलाई, फिर मुस्कुराकर तीली नीचे फेंक दी। अगले ही पल पूरी दुकान आग की लपटों में घिर गई। लकड़ी की मेज, बेंच, छप्पर सब धू धू करके जलने लगा। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन आग कम होने की बजाय और फैलती जा रही थी। कालू दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। अब बेच पनीर के पकौड़े। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। सुबह होते होते पूरी दुकान जलकर राख हो चुकी थी। रघुनाथ हर दिन की तरह सुबह सुबह उठकर अपनी दुकान की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह दुकान के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसकी दुकान के चारों ओर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। यह देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अरे, आज मेरी दुकान पर सुबह सुबह इतनी भीड़ कैसी लगी है? लगता है आज भी लोग मेरे पनीर के पकौड़े खाने के लिए सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हैं। वाह, आज तो लगता है कमाई दुगुनी होने वाली है। जैसे ही रघुनाथ की नजर अपनी दुकान पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रात तक जो दुकान बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी, वह अब जलकर राख का ढेर बन चुकी थी। ये मंजर देखते ही रघुनाथ खुद को संभाल नहीं पाया और वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरी सारी मेहनत एक ही रात में राख हो गई। मैं फिर से वहीं आ गया जहां से अपना सफर शुरू किया था। गांव वाले एक एक करके वहां इकट्ठा होने लगे। ये आग अपने आप नहीं लग सकती। कल रात तो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। मुझे भी यही लगता है। ये कोई हादसा नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। इस दुकान में जानबूझकर आग लगाई गई है। इतने में मुखिया जी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने पूरी दुकान ध्यान से देखी, फिर जमीन पर पड़े टूटे हुए ताले को उठाया। रघुनाथ, क्या तुमने रात को दुकान में ताला लगाया था? जी मुखिया जी, मैं खुद ताला लगाकर घर गया था। मुखिया जी ने टूटा हुआ ताला सबको दिखाया। अगर ताला टूटा है तो साफ है कि कोई रात में अंदर घुसा था। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। उसी समय भैरव भी वहां पहुंच गया। उसने दुखी होने का नाटक किया। अरे रघुनाथ, ये तो बहुत बुरा हो गया। किस पत्थर दिल ने ऐसा किया होगा? रघुनाथ ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला।
मुखिया जी की नजरें भी भैरव पर टिक गईं। तभी भीड़ में खड़ा एक छोटा लड़का आगे आया। मुखिया जी, मैंने रात को किसी को दुकान के पास देखा था। सबकी नजर उसी पर टिक गई। क्या देखा तुमने बेटा? अंधेरा बहुत था, इसलिए उसका चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन एक बात मैंने साफ देखी थी, वो आदमी लंगड़ाकर चल रहा था। इतना सुनते ही कालू के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि पूरे गांव में लंगड़ाकर सिर्फ वही चलता था। भैरव ने तुरंत कालू की तरफ देखा। कालू ने नजरें झुका ली। मुखिया जी ने ये बात गौर से देख ली। उन्हें अब यकीन होने लगा था कि आग कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। आज शाम पंचायत बैठेगी और जब तक इस आग का सच सामने नहीं आ जाता तब तक गांव का कोई भी आदमी गांव छोड़कर नहीं जाएगा। भैरव के माथे पर पहली बार पसीना दिखाई दिया। उसे समझ आ गया था कि अब खेल पलटने वाला है। शाम होते होते पूरे गांव की पंचायत चौपाल पर इकट्ठा हो गई। मुखिया जी बीच में बैठे थे। एक तरफ रघुनाथ और सीता बैठे थे, दूसरी तरफ भैरव और उसका नौकर कालू खड़े थे। पूरा गांव खामोश था। आज फैसला होने तक कोई यहाँ से नहीं जाएगा। जिसने भी रघुनाथ की दुकान जलाने की कोशिश की है उसे सजा जरूर मिलेगी। भैरव ने बनावटी मासूमियत दिखाई। मुखिया जी, बिना किसी सबूत के किसी पर शक करना ठीक नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि असली गुनहगार पकड़ा जाए, लेकिन इस तरह सबके सामने मुझे खड़ा करके मेरी बेइज्जती करना कहाँ तक सही है? मुखिया जी ने उसकी तरफ देखा। जरा सब्र रखो, सच ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहता, वो खुद सबके सामने आ जाएगा। उसी समय भीड़ में से वही लड़का आगे आया। मुखिया जी, मैं उस रात डर गया था, लेकिन अब सच बताना चाहता हूँ। जो देखा है बिना डरे बता दो। मैंने अपनी आंखों से कालू चाचा को रघुनाथ की दुकान की तरफ से भागते हुए देखा था और उनके हाथ में माचिस भी थी। पूरा गांव एक दूसरे का मुंह देखने लगा। कालू घबरा गया। भैरव ने तुरंत उसकी तरफ देखा। झूठ बोल रहा है ये लड़का, तू कुछ मत बोल कालू। मुखिया जी की नजर कालू पर टिक गई। कालू, सच बोलने में ही तेरी भलाई है। अगर अब भी झूठ बोलने की कोशिश की तो तेरी सजा और भी बढ़ जाएगी। कालू के माथे पर पसीना आ गया। उसके पैर कांपने लगे। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर अचानक रो पड़ा। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। रघुनाथ की दुकान में आग मैंने ही लगाई थी। पूरा गांव हैरान रह गया। कालू, सच सच बता, रघुनाथ की दुकान में आग लगाने के लिए तुझे किसने कहा था? मुखिया जी, मैंने भैरव मालिक के कहने पर ही रघुनाथ की दुकान में आग लगाई थी। उनका कहना था कि अगर रघुनाथ की दुकान ऐसे ही चलती रही तो हमारा होटल बंद हो जाएगा। भैरव गुस्से से चिल्लाया। ये सरासर झूठ बोल रहा है। अपनी गलती छिपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। लेकिन अब भैरव की बात सुनने के लिए वहाँ कोई भी तैयार नहीं था। लालच ने इसे अंधा कर दिया है। ऐसे इंसान को इस गांव में रहने का कोई हक नहीं। मुखिया जी खड़े हो गए। भैरव, तूने सिर्फ एक दुकान नहीं जलाई, बल्कि एक गरीब की सालों की मेहनत को राख करने की कोशिश की है। इसलिए पंचायत का फैसला है, आज से तेरा होटल बंद रहेगा और रघुनाथ की नई दुकान बनवाने का पूरा खर्च भी तू ही उठाएगा। भैरव ने सिर झुका लिया। पहली बार उसे अपनी हार महसूस हुई। अगले ही दिन पूरा गांव रघुनाथ की मदद के लिए आ गया। सिर्फ 2 दिनों में रघुनाथ की नई दुकान पहले से भी ज्यादा अच्छी बनकर तैयार हो गई। उद्घाटन वाले दिन गांव के हर आदमी ने उसके हाथ के पनीर पकौड़े खाए। मुखिया जी ने पहला निवाला खाते हुए मुस्कुराकर कहा, मेहनत की कमाई को कोई आग नहीं जला सकती। ईमानदारी देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है। उस दिन के बाद रघुनाथ के पनीर पकौड़े सिर्फ सोनापुर ही नहीं, आसपास के कई गांवों में मशहूर हो गए।